पॉलिटिकल साइंस में हम लोग कुछ टॉपिक कवर किए अभी तक। सरकार के अंग से हम लोग शुरू किए थे, तो सरकार के अंगों के बारे में डिटेल में उसकी जानकारी दी गई थी। उसके बाद हम लोग पढ़े थे सरकार के एक एक अंग का परिचय, जैसे विधान पालिका, कार्यपालिका का परिचय, उसका अलग अलग वीडियो है, वो वीडियो आप लोग पहले देख लीजिएगा। उसके बाद फिर दूसरा चैप्टर में हम लोग आए थे भारत की विधान पालिका। एक विधान पालिका थ्योरेटिकल पढ़े थे हम लोग कि विधान पालिका क्या होती है, विधान पालिका के कितने प्रकार होते हैं, वो थ्योरेटिकल था। और प्रैक्टिकली हम लोग भारत की विधान पालिका के बारे में फिर एक वीडियो में पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे सरकार का जो सबसे महत्वपूर्ण अंग, वो है आपका कार्यपालिका। ठीक, भारत की संघीय कार्यपालिका से शुरू करते हैं। तो थोड़ा इस कंसेप्ट को समझिएगा, और मेरा मकसद हमेशा यही रहता है कि आप लोगों के कंसेप्ट को मैं क्लियर कर दूं। बाकी तो आप किताब में पढ़ के खुद ही समझ लेंगे। तो पहले कार्यपालिका क्या है ये आप लोग जानते हो कि सरकार का जो अंग बनाए गए कानूनों को एग्जीक्यूट करता है, लागू करता है और उसके आधार पर शासन करता है, उसको कहते हैं कार्यपालिका अंग। ठीक है। अब भारत में कार्यपालिका वो पढ़े थे हम लोग। तो भारत में कार्यपालिका में क्या आ जाता है आपका कि संसद के अंदर से, लोकसभा और राज्यसभा के अंदर से ही भारत की कार्यपालिका का गठन होता है। मतलब जो लोग शासन करते हैं देश का, उनका गठन संसद के अंदर से ही होता है। ठीक है। तो भारत की जो कार्यपालिका है वो भारत की विधान पालिका के साथ, अर्थात संसद, उसके साथ जुड़ी हुई है एकदम घनिष्ठ तरीके से। तो अब भारत की कार्यपालिका में भी हम दो तरह के कार्यपालिका देखेंगे। एक होता है भारत की संघीय कार्यपालिका और एक होगा आपका भारत में के राज्यों में कार्यपालिका। संघीय कार्यपालिका का मतलब क्या कि भारत को हमारे संविधान में एक यूनियन ऑफ स्टेट्स, भारत को हमारे संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा गया है। मतलब राज्यों का यूनियन, राज्यों की एकजुटता, वो लेकर भारत बना है। लेकिन फिर भी यूनियन, हिंदी में हम लोग यूनियन का यूज ना करके हम लोग उसको हिंदी में संघ कहते हैं कि भारत क्या है, राज्यों का संघ है। ठीक है। एक्चुअली संघ जो होता है वो अलग चीज होता है। जैसे अमेरिका का जो गवर्नमेंटल सिस्टम है वो संघीय व्यवस्था है। ये संघीय व्यवस्था के ऊपर एक अलग वीडियो आप लोगों को मैं बाद में बना के दे दूंगा। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो यूनियन को ही हम लोग हिंदी में कहते हैं संघ। तो संघ क्या है, भारत का जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कहलाता है संघीय सरकार, और भारत में जो स्टेट्स गवर्नमेंट है वो कहलाती है राज्य सरकार। ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे स्पेशली भारत की संघीय कार्यपालिका के बारे में, मतलब भारत की इसके संघीय सरकार के बारे में। राज्यों की कार्यपालिका के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है। तो भारत की संघीय कार्यपालिका में अब देखिए दो तरह के, दो प्रकार के होते हैं। संघीय कार्यपालिका का दो भाग है। एक भाग है आपका अस्थाई या राजनीतिक कार्यपालिका, और दूसरा भाग है स्थायी या गैर राजनीतिक कार्यपालिका या नौकरशाही। तो पहले इसको समझते हैं कि अस्थाई कार्यपालिका और अस्थाई कार्यपालिका क्या होती है। देखिए, अस्थाई कार्यपालिका पर टेम्पोररी या राजनीतिक कार्यपालिका, इसका मतलब होता है कि कार्यपालिका का वो हिस्सा, ठीक है। ऐसे कार्यपालिका हमारे देश में क्या है, जो लोग शासन कर रहे हैं देश का, तो देश का शासन ये राजनेता लोग कर रहे हैं। राजनीति के माध्यम से प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, ये लोग सब चुनकर आ रहे हैं। इनका चुनाव होता है, मतलब चुनाव के माध्यम से आते हैं। और दूसरा शासन करने वाले कौन है, जो ऑफिसर्स लोग हैं, उच्च पदाधिकारी हैं देश में, सरकारी कर्मचारी हैं, वो भी देश का शासन कर रहे हैं। तो इन सब को मिला के ही है कार्यपालिका। इस कार्यपालिका में जहां पर देखिएगा कि चुनाव के माध्यम से कार्यपालिका के जो व्यक्ति लोग आ रहे हैं, जो चुने जा रहे हैं जनता द्वारा वोट के माध्यम से, उनको कहा जाता है राजनीतिक कार्यपालिका। और राजनीतिक कार्यपालिका के साथ साथ इसको अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं, क्योंकि ये परमानेंटली रहते नहीं हैं अपने पद पर। 5 साल के बाद फिर चुनाव हो तो हो सकता है कि जनता उनको पसंद ना करे, फिर उनके जगह पर दूसरे को ला दिया जाए। तो इसका मतलब ये परमानेंट नहीं है। तो इसलिए इस कार्यपालिका को, जो राजनीतिक कार्यपालिका है, उसको कहा जाता है अस्थायी कार्यपालिका। और स्थायी गैर राजनीतिक कार्यपालिका, गैर राजनीतिक कार्यपालिका किसे कहते हैं कि जो राजनीति के माध्यम से या चुनाव के माध्यम से चुनकर नहीं आ रहे हैं,
बल्कि वो लोग सरकारी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जो होते हैं उन एग्ज़ाम्स में एग्ज़ाम देकर अपनी योग्यता के बल पर नौकरी प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो वो जो होते हैं वो बदल नहीं सकते कि 5 साल बाद जनता पसंद ना करे तो उस ऑफिसर को बदल दिया जाए, ऐसा नहीं है। उनका एक परमानेंट टर्म ऑफ पीरियड रहता है कि इतने साल तक उनका जॉब है, वो उतने साल तक उस पद पर है। जैसे अब सचिव है तो सचिव जो है, सेक्रेटरी जो है सेक्रेटरी लेवल के, तो वो उनका एक फिक्स उम्र तक वो नौकर रहेंगे। इसलिए इनको कहते हैं स्थायी कार्यपालिका या गैर राजनीतिक कार्यपालिका। और एक वर्ड इनके लिए यूज होता है नौकरशाह, नौकरशाह। ठीक है, और इंग्लिश में कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स, या फिर और एक वर्ड यूज होता है इनके लिए सिविल सर्वेंट्स। ठीक है, तो इनके बारे में हमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी सेक्रेटरी या डायरेक्टर वगैरह के बारे में अगर आपको जानना है तो वो आप गूगल से या यूट्यूब में और भी बहुत सारे सर लोग वीडियो बनाए हुए हैं, आप उनके बारे में किसी के बारे में जानना है कि कैसे उनका एग्ज़ाम होता है, क्या उनके एग्ज़ाम की शर्त वगैरह होती है, तो उसमें आप देख लीजिए, या फिर मुझे समय मिलेगा बाद में तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। हमें फोकस करना है इस चैप्टर में अस्थायी या राजनीतिक कार्यपालिका के ऊपर। तो पहले बता दूं आपको कि भारत में जो अस्थायी या राजनीतिक कार्यपालिका है उसके अंतर्गत आते कौन कौन है। तो उसके अंतर्गत सबसे ऊपर है राष्ट्रपति, फिर उसके बाद नंबर आता है उपराष्ट्रपति का, उसके बाद राष्ट्रपति के नीचे होते हैं प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के साथ साथ और एक पद है उप प्रधानमंत्री। तो ये उप प्रधानमंत्री के बारे में बाद में बता रहा हूँ। और प्रधानमंत्री एक मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल की को साथ लेकर वो शासन को करता है। तो प्रधानमंत्री, उसके बाद के अगर कैटेगरी देखा जाए तो उनके मंत्रिमंडल में जो अन्य मंत्री हैं, मंत्रिमंडल में ही प्रधानमंत्री आता है कि मंत्रिमंडल जो है उसी में जो प्रमुख मंत्री है प्रधान, इसलिए नाम दिया गया है प्राइम या प्रधानमंत्री। तो मंत्रिमंडल में जितने मंत्री होंगे, मंत्रिमंडल मतलब क्या, मंत्रियों का समूह, तो उतने मंत्रियों में से जो सबसे प्रमुख होगा, हेड होगा, वही है प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अच्छा उपराष्ट्रपति और उप प्रधानमंत्री को थोड़ा सा हटा के पढ़ते हैं, आप इस तरीके से समझिए, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। और उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग महान्यायवादी, इंग्लिश में कहते हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद और एक पढ़ेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो इन सब के बारे में अब हम लोग एक एक टॉपिक को पकड़कर हम लोग इसकी पढ़ाई करते हैं। आज हम लोग ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को छोड़ दे रहे हैं। आज हम लोग प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल, और इधर का अगर समय मिला तो ये भी हो जाएगा। ये वीडियो का समझो ये पार्ट 1 हो रहा है, इसके बाद जो कुछ इसमें बचेगा उसको हम लोग पार्ट 2 में रिलीज करेंगे। ठीक है, तो प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, ये तीनों आज हमारा टॉपिक है। ठीक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो आपको पढ़ने में सुविधा होगी। तो आज शुरू करते हैं हम लोग प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल कैसे तैयार होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आते हैं आपका प्रधानमंत्री का चुनाव, मंत्रिमंडल का निर्माण किस तरीके से होता है। ठीक है, तो हम लोग इसके पहले के वीडियो में पढ़े थे। आप लोग पहले के जो वीडियो हैं उससे रिलेटेड आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक दिया हुआ है, मिल जाएगा। आप लोग उन वीडियोज़ को पहले देख लीजिए, तब आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इसमें भी आपको समझाते हुए चलो। हम लोग जानते हैं कि भारत में आपका हर 5 साल बाद लोकसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का इलेक्शन होता है। ठीक है, तो लोकसभा के चुनाव में ये डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। भारत की विधान पालिका जो टॉपिक है उसमें डिटेल में पढ़ चुका हूँ। केवल आज ये जानिए कि कैसे लोकसभा चुनाव के बाद प्रधानमंत्री कोई बनता है, मंत्रिमंडल का निर्माण कैसे होता है। तो लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा के सदस्य आपका संसद के लोकसभा हाउस में, सदन में जाते हैं, लोकसभा के सदस्य बनते हैं। ठीक है, अब भारत के संविधान में कहा गया है कि लोकसभा चुनाव के बाद जिस पार्टी का लोकसभा में बहुमत हो, जिस पार्टी का लोकसभा में बहुमत हो, बहुमत का मतलब क्या होता है कि आधा से एक ज़्यादा। मान लीजिए पूरे भारत में लोकसभा की सीटें हैं
मान लीजिए 500, ऐसे तो 543 अभी बताए हुए थे आप लोगों को, मान लीजिए 500 है, तो 500 व्यक्ति लोकसभा का मेंबर हुआ। अभी 500 व्यक्ति जो है वो तो इंडिविजुअली इसका मेंबर नहीं है, किसी न किसी पार्टी का वो उम्मीदवार होता है। निर्दल भी कोई व्यक्ति निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भी चुनाव लड़ सकता है, किसी भी पार्टी से वो कम्पीट न करे, ऐसा भी सिस्टम है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि भारत में दलीय व्यवस्था होने के कारण विभिन्न दलों के ही एमपी लोकसभा में माने लोकसभा के सदस्य बनते हैं। तो मान लीजिए 500 सदस्य हैं लोकसभा के चुने गए, तो इसमें अब किसी पार्टी को 300 सीटें मिली, 500 में से 300 व्यक्ति किसी एक पार्टी का है, मान लीजिए बीजेपी का है। किसी पार्टी को 50 सीटें मिली, किसी पार्टी को केवल 1 मिला, किसी पार्टी को आपका 40 मिला। तो जिस पार्टी का बहुमत सीट हो, मतलब बहुमत संख्या में एमपी हो, लोकसभा के सदस्य हो, उसी पार्टी के में से, उसी पार्टी का बाकी जो एमपीज होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं, उन्हीं में से आपका एक व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। ठीक है, तो बहुमत का मतलब क्या होता है? तो बहुमत समझ रहे थे हम लोग। तो यह 500 है, तो 500 का अगर बहुमत निकाला जाए तो होता है उसको 2 से भाग दो, हुए 250 सदस्य। बहुमत निकालने के लिए 500 का बहुमत कितना होगा? तो अगर 500 को 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा 250, और 250 में 250 हो जाने से क्या हो रहा है? आधा आधा हो गया, आधा आधा ना, 500 का आधा हो गया, हाफ हाफ। तो हाफ हाफ होने से नहीं होगा, हाफ से एक ज़्यादा। तो अगर 250 में हम एक ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा? 251, और दूसरी तरफ तब कितना हो जाएगा? 249। तो ये कम हो गया, ये ज़्यादा हो गया। यही है बहुमत, कि आधा से एक ज़्यादा सीटें जिस पार्टी की होंगी, उसी पार्टी के एमपी में से जो लोकसभा के सदस्य होंगे, वो लोग अपने में से किसी एक व्यक्ति को, किसी एक एमपी को अपना नेता चुन लेते हैं, और राष्ट्रपति के पास उसको नेता के रूप में पेश करते हैं, और राष्ट्रपति उस नेता को भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। ठीक है, तो इस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है। ठीक है, अब बहुत सारे और भी सिस्टम है, जैसे मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव के बाद किसी भी पार्टी का लोकसभा में बहुमत नहीं आया, बहुमत ही नहीं आया। जैसे मान लीजिए यहाँ 500 सीटें थी, तो एक पार्टी का 300 था, तो 300 था मतलब बहुमत के लिए 251 चाहिए थे, लेकिन उस पार्टी को मिल गया 300 सीटें, तो ये तो बहुमत में है, तो इस पार्टी से आराम से प्रधानमंत्री बन जाएगा। लेकिन मान लीजिए किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, कोई 240 पाया हो, कोई 241 पाया हो, मतलब 251 का आंकड़ा कोई पार नहीं कर रहा है, तो किसी को भी बहुमत नहीं है। ऐसे हालत में क्या होगा? तो फिर चुनाव करवाया जाए, तो फिर चुनाव होगा, तो फिर आपका खर्च बढ़ेगा, फिर जाकर देश में अस्थिरता आएगी। इसलिए एक परंपरा ये भी चली है हमारे देश में कि अगर मान लीजिए किसी पार्टी का बहुमत नहीं आ रहा है लोकसभा में, तो जो पार्टियां होती हैं, विभिन्न पार्टियां, वो लोग क्या करते हैं? दूसरे पार्टियों को लेकर एक गठबंधन बना लेते हैं, एक कोalition कर लेते हैं, गठबंधन। अब जैसे इसको समझिए, जैसे मान लीजिए कि बहुमत, लोकसभा में बहुमत के लिए 273 सीटें चाहिए। ठीक है, लोकसभा में बहुमत का दल बनने के लिए उस दल का कितना सीट होना चाहिए? 273। अब मान लीजिए कि कांग्रेस को मिला 156, ठीक है, आपका बीजेपी को मिला मान लीजिए 50, इस तरीके से 5, 8 अलग अलग पार्टियों को, तो किसी का बहुमत नहीं हुआ। तो अब इस क्षेत्र में क्या होगा? अब जो सबसे बड़ी पार्टी है ये कांग्रेस, मान लीजिए कांग्रेस को 156 वोट मिले, सीट मिले, तो इन सारे पार्टियों में सबसे ज़्यादा सीट किसको मिला? कांग्रेस को। तो भारत का राष्ट्रपति उस स्थिति में अपने स्वविवेक से, विवेक से वो ऐसा कर सकता है कि जिस पार्टी का सबसे ज़्यादा सीट आया है लोकसभा चुनाव में, उस पार्टी को भारत का राष्ट्रपति ऑफर दे सकता है कि आपको हम सरकार बनाने का ऑफर दे रहे हैं, प्रस्ताव दे रहे हैं, आप सरकार बनाइए, आप अपना नेता चुनकर हमको दीजिए।
ठीक है, नेता चुनकर हमको दीजिए, हम उसको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं और एक समय दे देगा भारत का राष्ट्रपति उस नेता को या पार्टी को कि आप इतने दिनों के अंदर लोकसभा में अपना बहुमत दिखाइए कि आपके साथ 273 एमपीज हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, अब ये कांग्रेस पार्टी क्या करेगी, बाकी जो पार्टियां, जो अलग अलग पार्टियां हैं, वो पार्टियां जो सीटें पाई, मान लीजिए आप, जैसे मान लीजिए सीपीआईएम का इतना सीट है, सीपीआईएम का 50 सीट है, 5 है मान लीजिए आपका आरजेडी, राष्ट्रीय जनता दल, लालू प्रसाद यादव की पार्टी बिहार में। तो इन सब पार्टियों से बात करके ये कांग्रेस पार्टी क्या करेगी कि सपोर्ट मांगेगी इनका कि आप अपना 50 एमपी का सपोर्ट दे दीजिए, आरजेडी से कहेगी कि आप 5 एमपी का सपोर्ट दे दीजिए। इस तरीके से बहुत सारे पार्टियों को लेकर या 2, 4, 5 पार्टियों को लेकर वो एक गठबंधन तैयार करेगा। गठबंधन तैयार करके वो अपना बहुमत दिखा देगा लोकसभा में और इस तरीके से वो गठबंधन की सरकार चलेगी। तो गठबंधन की भी सरकार चलने का सिस्टम हमारे देश में है, ठीक है। वर्तमान में भी जो सरकार चल रही है हमारे देश में, जो कार्यपालिका है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, वो भी एक गठबंधन सरकार ही है। अब थोड़ा गठबंधन सरकार के ऊपर भी डिस्कस कर लिया जाए, थोड़ा थ्योरी से हट के प्रैक्टिकली। देखो 1999 में भारत के प्रधानमंत्री बने थे अटल बिहारी वाजपेयी। तो अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी पार्टी के लीडर थे, लेकिन बीजेपी पार्टी को उस साल 1999 में लोकसभा में बहुमत नहीं मिला था। तो अटल बिहारी वाजपेयी या बीजेपी पार्टी ने क्या किया कि बाकी जो और अन्य जो पार्टियां थी जिन लोकसभा में, कांग्रेस को छोड़कर, क्योंकि मेन विरोधी दल कांग्रेस ही था, कांग्रेस के खिलाफ ही बीजेपी आई थी सरकार में, ठीक है। कांग्रेस का शासन उसके पहले लगातार चल रहा था देश में, तो कांग्रेस को नहीं, बाकी और अन्य जो पार्टियां थी, तो बहुत सारी पार्टियों को लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक गठबंधन तैयार किया था, ठीक है। और वो गठबंधन के नेता थे, गठबंधन ने उनको अपना नेता चुना था और उस गठबंधन का एक नाम दे दिया था एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए, ठीक है। तो ये गठबंधन सरकार 1999 से लेकर 2004 तक चली, मतलब 5 साल तक चली, ठीक है। इसमें बहुत सारी पार्टियां शामिल थी। इसमें हमारी जो आज की ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं, इनकी भी पार्टी शामिल थी, वो रेल मंत्री भी बनी थी, ठीक है। अब मंत्री कैसे बनता वो बताएंगे बाद में, तो वो भी शामिल थी इनके अंदर, ठीक है। तो एनडीए गठबंधन, तो वो जो सरकार थी उसको बीजेपी को पार्टी का सरकार नहीं कहेंगे, उस सरकार को कहेंगे नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार। फिर 2004 में फिर इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में आपका बीजेपी पराजित हुई, बहुत ही बुरी हालत हुई बीजेपी पार्टी की। आपका कांग्रेस पार्टी सबसे ज़्यादा सीट लेकर आया इलेक्शन में, लेकिन बहुमत नहीं आया था, जो बहुमत चाहिए वो बहुमत नहीं आया था, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी कांग्रेस। तो उस बार कांग्रेस ने क्या किया कि बीजेपी को छोड़कर, मुख्य विरोधी दल बीजेपी, उसको छोड़कर बाकी जो अन्य दल थे, ठीक है, जैसे सीपीआईएम, लालू प्रसाद यादव की पार्टी, आरजेडी, ऐसे कुछ दलों को लेकर उसने भी एक गठबंधन किया और गठबंधन की सरकार बनाई। तो उस गठबंधन का नाम दिया गया था यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, यूपीए गठबंधन की सरकार। इसलिए कभी कभी आप लोग सुनते होंगे एनडीए सरकार, यूपीए सरकार। ये एनडीए सरकार, यूपीए सरकार क्या है, ये गठबंधन का नाम है, एनडीए, यूपीए गठबंधन का नाम है। तो कांग्रेस ने यूपीए गठबंधन बनाकर 10 सालों तक ये गठबंधन बना रहा और 10 सालों तक कांग्रेस ने, यूपीए गवर्नमेंट ने राज किया। फिर 2014 में आपका जो पहले का एनडीए गठबंधन था, जो वाजपेयी जी के टाइम में बना था, उस एनडीए गठबंधन ने फिर एक साथ चुनाव लड़ा। इसमें से बहुत सारे दल निकल भी गए आगे जाकर, लेकिन 2014 में इन लोगों ने फिर चुनाव लड़ा, मतलब ये जो पार्टियां थी, इन पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा और फिर आपका एनडीए गठबंधन का फिर गवर्नमेंट बना, मतलब बीजेपी उसमें मुख्य पार्टी बनी, बीजेपी को ज़्यादा सीटें मिली 2014 में। और श्री नरेंद्र मोदी को एनडीए गठबंधन के जो पार्टीज हैं उन्होंने अपना नेता चुनकर उनको प्रधानमंत्री के रूप में चुना। तो तब से लेकर 2014 से लेकर अभी तक वो एनडीए गठबंधन की सरकार फिर चल रही है। 2014 से लेकर 2019 तक चली, 2019, ठीक है। फिर 2019 में इलेक्शन हुआ, 2019 में इलेक्शन होने के बाद आपका फिर एनडीए गठबंधन को भारी सीट मिला, जिसमें से अब की बार बीजेपी को 350 के ऊपर सीटें मिली,
ठीक है, 350 के ऊपर मिली, लेकिन फिर भी एनडीए गठबंधन के थ्रू से ही गवर्नमेंट को चलाया जा रहा है। यहाँ पर बीजेपी अगर चाहती तो उसका तो बहुमत, मान लो बहुमत के लिए 273 एमपी चाहिए लोकसभा में, तो बीजेपी को तो 350 के ऊपर सीटें मिली हैं 2019 में। तो यहाँ पर बीजेपी चाहती तो ये दूसरे पार्टियों को हटाकर वो अपने पार्टी के एमपी को लेकर ही गवर्नमेंट बना सकती थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये एक एथिक्स होता है राजनीति में, तो एनडीए गठबंधन को बरकरार रखा गया है। तो अभी भले ही बीजेपी पार्टी जो है वो बहुमत से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा सीट लेकर है, लेकिन फिर भी ये जो सरकार है बीजेपी की सरकार नहीं है। 2019 से या 2014 से जो गवर्नमेंट चल रहा है ये बीजेपी की सरकार नहीं है, बल्कि ये गठबंधन की सरकार है, दैट इज कॉल्ड एनडीए गठबंधन की सरकार। तो गठबंधन के माध्यम से भी हमारे देश में आपका प्रधानमंत्री चुना जाता है या गवर्नमेंट बनता है। अच्छा, प्रधानमंत्री बनने का और एक सिस्टम, जैसे एक उदाहरण दें आपको कि इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को जब की हत्या कर दी गई तो उनके मरने के बाद उनके बेटे राजीव गांधी को फट से प्रधानमंत्री बना दिया गया। राजीव गांधी न तो लोकसभा का चुनाव लड़े थे, ठीक है, न वो नेता थे, लेकिन उनको बना दिया गया। तो इस तरीके से भी भारत में प्रधानमंत्री बना जा सकता है, लेकिन उसके लिए शर्त है कि कोई भी व्यक्ति जो लोकसभा का उम्मीदवार बनने की योग्यता रखता हो, और आप लोग लोकसभा का वीडियो पहले देख लीजिएगा क्या क्या योग्यता मैंने बताई है। अगर लोकसभा या राज्यसभा का उम्मीदवार बनने की लोकसभा का, राज्यसभा हम नहीं कहेंगे, लोकसभा की योग्यता रखता हो तो उस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है, ठीक है। लेकिन शर्त यह है कि उस व्यक्ति को अगले 6 महीने के अंदर, प्रधानमंत्री बनने के 6 महीने के अंदर, चाहे तो लोकसभा या राज्यसभा, दोनों सदन में से किसी एक सदन का उसे सदस्य बन जाना पड़ेगा। अगर वो सदस्य नहीं बना तो आपका उसका प्रधानमंत्रीशिप खत्म हो जाएगा। तो ये शर्त है, कोई भी बन सकता है, लोकसभा की योग्यता रखने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हो सकता है बिना चुनाव के, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको किसी एक हाउस का सदस्य बन जाना पड़ेगा। तो ये भी एक सिस्टम है। और एक है कि ज्यादातर हम क्या देखते हैं, लोकसभा के अंदर से ही भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव होता है, ठीक है। लोकसभा चुनाव के बाद लोकसभा के एमपी में से ही भारत का प्रधानमंत्री चुना जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। संविधान में यह भी प्रोपोजल है कि राज्यसभा का एमपी भी भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। मतलब भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए आप चाहे लोकसभा के सदस्य हो चाहे राज्यसभा के सदस्य हो, भारत का प्रधानमंत्री आप बन सकते हैं। जैसे इसका भी उदाहरण है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो यूपीए गवर्नमेंट, मैंने बताया 2004 से लेकर 2014 तक, ये 10 साल तक जो यूपीए गवर्नमेंट था, इस गठबंधन की जो सरकार थी, इस सरकार के नेता थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह आपका 10 सालों तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और वो राज्यसभा के ही सदस्य थे, वो लोकसभा के सदस्य नहीं थे, वो चुनाव से जीतकर आए नहीं थे, ठीक है। तो ऐसा भी प्रावधान है। तो ये हो गया आपका प्रधानमंत्री किस तरीके से नियुक्त होता है, उसका एक छोटा सा कंसेप्ट है। अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल। अब ये जो प्रधानमंत्री बन जाता है, अब प्रधानमंत्री क्या करता है, अपने पार्टी के बाकी एमपी में से, अब जैसे मान लीजिए कि किसी पार्टी का 200-300 सीटें हैं लोकसभा में, ठीक है, तो 300 सीटों में से एक व्यक्ति तो प्रधानमंत्री बन गया, तो बचे एमपी कितने इस पार्टी के, 299। तो 299 एमपी में से वो कुछ लोगों को मंत्री के रूप में नियुक्त करवाता है राष्ट्रपति के द्वारा। मतलब प्रधानमंत्री सेलेक्ट करेगा कि इन 299 में से कौन कौन मंत्री बनेंगे, ठीक है, क्योंकि और राष्ट्रपति को लिस्ट दिया जाएगा कि ये इन व्यक्तियों को आप मंत्री पद की शपथ दिला दीजिए, ठीक है। उसके बाद वो मंत्री पद की शपथ लेने के बाद प्रधानमंत्री जो है भारत का, वो उनके अंदर विभागों का बंटवारा करेगा कि किसी को रेल विभाग दे देगा, किसी को स्वास्थ्य विभाग दे देगा, किसी को रक्षा विभाग दे देगा। इसलिए वो रक्षा मंत्री, जो रेल विभाग पाया वो रेल मंत्री, इस तरीके से मंत्री बन जाते हैं, ठीक है। और मंत्री बनने में भी वही चीज़ है, जैसे प्रधानमंत्री बनने में, मंत्री बनने के लिए भी आप राज्यसभा का अगर एमपी हो तो भी वो मंत्री बन सकता है, या लोकसभा का है तो है ही, ठीक है। तो मंत्रियों का एक ये सिस्टम है मंत्री बनने का। तो इस तरीके से कहा गया है कि अब प्रश्न ये उठेगा कि तब कितने सदस्य मंत्री, 299 सदस्य हैं, तो 299 में से
आप 299 जो MPs हैं किसी पार्टी के, आपका बन गया प्रधानमंत्री, और बचा जो 299, इसमें से अब 299 को ही मंत्री बना दिया जाए, ये भी तो हो सकता है। तो ऐसा होना तो बहुत ही घटिया बात होगी, ठीक है। तो इसलिए एक लगाम लगा कर रख दिया गया है कि आपका कह दिया गया कि लोकसभा में जितनी सदस्य संख्या है, जितनी भी हो, मान लीजिए 500 है या मान लीजिए 530 है, तो उस सदस्य संख्या का 15% से ज़्यादा मेंबर आपका मंत्री नहीं बन सकते। 15% से ज़्यादा मेंबर, जैसे इसको समझो कि मान लीजिए 500 लोकसभा के सीटों की संख्या है, तो इसका 15% कितना होगा? इसके 15% से ज़्यादा मेंबर सदस्य नहीं बन सकते, इसके 15% थे। तो 500 का 10% हो जाएगा आपका 50, और 5% हो जाएगा आपका 25, ठीक है। अगर परसेंटेज निकालेंगे 500 का आप परसेंटेज निकालोगे तो 10% शायद होगा 50, और बाकी 5% होगा 25, तो टोटल कितने? 75। मतलब 75 से ज़्यादा आपके मंत्री नहीं बन सकते, ठीक है। लोकसभा में जितनी सीटें सदस्य हैं उसके 15% से ज़्यादा मंत्री आप नहीं बना सकते, ठीक है। अब ये जो मंत्री तैयार हुए, अब इन मंत्रियों को लेकर ही कहलाता है आपका मंत्रिमंडल या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मंत्रिमंडल का अब हम लोग थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए आज इस वीडियो को यहीं रहने दीजिए, इसका पार्ट 2 हम लोग बना देंगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा इसको अच्छी तरीके से, अगर समझ में ना आए तो दोबारा सुनिए, दोबारा देखिएगा वीडियो को। और जो लोग चैनल में नए हैं उन लोगों को अगर ये पॉलिटिकल साइंस के पहले के जो वीडियोस चाहिए, जैसे सरकार के अंग, विधान पालिका, कार्यपालिका, ये सब जो अलग अलग टॉपिक बनाया गया है, अगर वो आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ वीडियो का, उस लिंक में जाकर आप वीडियो को देख लीजिएगा, और देख लीजिएगा तभी ये सब समझने में सुविधा होगी। क्योंकि मैं जब पढ़ाता हूँ तो मैं एक क्रम से पढ़ाता जाता हूँ कि मेरा एक वीडियो उसके पहले के वीडियो से रिलेटेड रहेगा, इसलिए पहले का वीडियो अगर छूटा हुआ आपका तो आगे का वीडियो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। क्योंकि मुझे केवल ज्ञान नहीं देना, मुझे कंसेप्ट क्लियर करना है। ज्ञान देने का है तो किताब में तो हज़ारों चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिए, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आपको ये समझना है और फिर पार्ट 2 भी आगे समझना है, तो आप पहले के जो वीडियोज़ हैं उनको देखते आइए, ठीक है। वो एक क्रम से बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना, और चैनल में जो नए हैं, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, और हो सके तो अपने फ्रेंड सर्कल में, क्लासमेट में इसको थोड़ा शेयर कर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना।